तो जो लोग शुरुआत करते हैं वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उनमें से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एनसीईआरटी का क्या करना है, तैयारी कैसे शुरू करनी है, स्टडी मटेरियल क्या होगा, तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब हम नए बच्चों के हिसाब से आज की बातचीत में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ से लेक्चर देखना शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे या अभी, तो पीछे जाते हुए पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करें। पहले देखा है तो फिर से देखें, एक बार नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। हर लेक्चर में आपको पढ़ने से संबंधित कोई न कोई एक नई चीज मिलेगी। कोई भी जादू की छड़ी जैसा आपको यहाँ इंडिया में किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा। कोई टीचर आपको कोई जादू नहीं कर सकता आपके साथ कि अचानक से किसी दिन यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल मिल जाएगा या कोई ऐसा लेक्चर मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप एकदम से बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। कितना आप बड़ी महंगी क्लास भी कर लेंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपया फीस भी दे देंगे, उसके बावजूद भी कोई चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि जो भी टीचर आता है उसकी अपनी एक सीमा होती है, बताने की एक सीमा होती है, और उसने जो पढ़ा है वही बताएगा। जो उसने पढ़ा है, अगर उसने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, तो वहां तक का वो बताएगा। इंटरव्यू में निकाला है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं देश में जिन्होंने पूरी तरह से सिलेक्शन लेके नौकरी छोड़ी हो। ऐसे बहुत कम, बहुत रेयर, छोड़ता नहीं है कोई नौकरी। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि हमने इतनी नौकरी छोड़ी या हमने ये वाली नौकरी छोड़ी, तो वो झूठ बोलता है, वाकई में नहीं है ऐसा। फिर जब वो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं तो 10, 12, 15 फैकल्टी के साथ मिलके चलाते हैं, तो फैकल्टी जब चेंज हो जाती है तो कोचिंग क्लास भी बेकार हो जाती है। यही बात मंथली मैगजीन जो होती है उसके साथ होती है। कोई मंथली मैगजीन बहुत अच्छा कर रही है तो अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि उन दिनों में उसके पास वैसे लिखने वाले हैं, तो वैसे लिखने वाले लोग होते हैं तो मैगजीन अच्छा परफॉर्म करती, अच्छा रिजल्ट आता है। बाद में वो मैगजीन बेकार हो जाती है, वो लोग चले जाते हैं, फिर कच्चे लोग आ जाते हैं। असली में उस मालिक को लिखना नहीं आता, मालिक नहीं करता कुछ। तो ऐसी कोचिंग का मालिक, मैगजीन का मालिक, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो कोई बहुत बड़ा नहीं करता। फिर कौन करता है? उसमें काम करने वाली टीम, उनकी जो टीम है वो काम करती है। तो अचानक से किसी मैगजीन से, किसी किताब से, किसी कोचिंग से आप नहीं बनेंगे। बनेंगे मेहनत से, और वो मेहनत ग्रेजुअल होगी। वैसे एकदम से अचानक से चमत्कार भी नहीं होगा, वो मेहनत दिखेगी। फिर अगर कोई ये दावा करे कि कोई चीज बिल्कुल ही बेकार है, उसको तो देखो ही मत, या उस वीडियो को तो बिल्कुल मत देखना, या उस सीरियल को बिल्कुल मत देखना, या उस किताब को बिल्कुल मत पढ़ना, या उस मैगजीन को हाथ भी मत लगाना, या उस नोट्स को कभी हाथ मत लगाना, तो ये थोड़ा सा गलत विचार है कि कभी हाथ मत लगाना। हर नोट्स से, हर किताब से, हर सीरियल से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और उसका फायदा होता है। तो फिर क्या सभी देखना चाहिए? तो इस जीवन में तो हम सभी नहीं देख पाएंगे, ना तो सब किताबें पढ़ पाएंगे, ना सारी मैगजीन पढ़ पाएंगे, ना सारे नोट्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। 1 साल, 2 साल, 3 साल में हमको तैयारी पूरी करनी है, परीक्षा भी देनी है। तो यहाँ ये सावधानी जरूर रखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जिसको बिल्कुल ना पढ़े या उसको हाथ ही ना लगाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको चयनात्मक तो होना पड़ता है, सिलेक्टिव तो होना पड़ता है। सिलेक्टिव नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा समय उसको पढ़ने में चला जाएगा। दरअसल उससे फायदा कितना प्रतिशत मिल रहा है? तो आप कहेंगे कि इस किताब के लिए तो आपने मना किया था, लेकिन यहाँ से तो 2 प्रश्न आए, लेकिन किताब के पेज देखो, अगर 1000 पेज की किताब है उसमें से 2 प्रश्न है तो ये घाटे का सौदा है। तो 1000 पेज पढ़ने पर 2 प्रश्न मिल रहे हैं, और ये 200 पेज में से 4 प्रश्न मिल रहे हैं, तो वो फायदे का सौदा है। अब बात समझ में आ रही होगी आपको। तो आपको ऐसी किताबें, ऐसी मैगजीन पढ़ना है, ऐसे नोट्स पढ़ना है जिसमें 200 पेज पढ़ने से 4 प्रश्न मिलते हैं।
न कि 1000 पेज पढ़ने से 2 प्रश्न मिलते हैं, तो वहां टाइम बचेगा। तो बात समझ में आ रही ना। इसलिए आप कहोगे कि नहीं एनसीईआरटी से तो बेसिक सुधार, हाँ अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो एनसीईआरटी से सुधारो, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें स्कूल के बच्चों को समझाने के लिए है कि सांची का स्तूप क्या होता है, उसमें स्तूप की परिभाषा होगी, लेकिन स्तूप के आगे की बातचीत जो है आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज की किताबों में मिलेगी। वहां से डायरेक्ट पढ़ोगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि स्तूप क्या है। तो फिर इससे अच्छा तो एनसीईआरटी में पढ़ लिए होते, लेकिन आपको ये पता है कि स्तूप ये होता है और उसका ये है, तो फिर सीधा वहां से भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे कि नहीं हम तो, देखिए ऐसा है कि आप अगर बेसिक ही क्लियर करना चाहते हैं तो पहली बार में आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी किताब जो 100 पेज की है उसमें 20 नई चीजें मिलेंगी, जबकि बहुत 6th क्लास की है 7th की है, लेकिन फिर भी 20 नई चीजें मिलेंगी जो आप नहीं जानते थे और आपको 7th में जान लेना था। 3-4 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद फिर पढ़ेंगे तो 2-3 चीजें और मिल जाएंगी, 3-4 चीजें और मिल जाएंगी कि अरे उस दिन पढ़ा था उसमें तो ये छूट गया था, ये भी है। 2-3 महीने बाद फिर पढ़ेंगे, हो सकता है 1-2 चीजें और मिल जाएंगी। तो ऐसे तो आप पढ़ते रहो, अपनी कमियां दूर करते रहो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस पूरी एनसीईआरटी से मान लीजिए कोई प्रश्न केवल बेस के रूप में कोई एक प्रश्न के एक हिस्से में कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, तो आपने तो 3 रीडिंग लगा ली, तो इस बीच में उस प्रश्न को कंप्लीट करने तक की जो पढ़ाई है वो आगे यूनिवर्सिटी या इग्नू के नोट्स में या और कहीं मिलता, वो आपने पढ़ा नहीं, तो आप उसको हल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप उसको पहचान पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। तो आपको एनसीईआरटी की किताबें रिकॉग्निशन पावर देती है, पहचानने की क्षमता देती है, क्वेश्चन को पहचान लेते हो। कई बार उसका पूरा सोल्यूशन उसमें नहीं मिलता, तो सरल तो बहुत लगता है। जैसे कि अगर आप खाना खाने बैठेंगे तो हाथ भी धोने होंगे, रोटी भी तोड़नी पड़ेगी, सब्जी के साथ जोड़ना भी पड़ेगा उसको, तो एक लंबे प्रोसेस है, एक एक कोर को चबाते जाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट का प्रोसेस। इसके बजाय आप 1 प्लेट पोहा खा लीजिए, चम्मच रहती है, जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं, चबाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती और पेट भी भर जाता, पानी पी के चल दिया। लेकिन पोहा फिर वो वाला काम नहीं करता, खाना खाने से भी फिर 7-8 घंटे की छुट्टी हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब हम लंबे समय तक कोई काम कर सकते हैं, अब लंबे समय तक खाना न मिले तो वहां से फिर आपको 1-2 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। तो एनसीईआरटी वो वाला काम नहीं करेगी कभी भी, बात समझ में आएगा। एनसीईआरटी कभी भी वो काम नहीं करेगी कि उससे आपका एग्जाम निकल जाए, जो खाने का सब्स्टिट्यूट हो जाए, वो नहीं होगा। पर आप कहोगे कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो खाना कोई बुरी बात नहीं है, नाश्ता कर सकते हो आप, लेकिन उससे जो आप काम चलाना चाहते हो वो नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप। एक तो एक क्लियर कर लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए उसको बार बार इस जमेले में पढ़े रहें कि उसको पढ़ें या ना पढ़ें, उसके बजाय पढ़ना लिया तो खत्म करिए जिंदगी को, 1-8 महीने में सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसको पढ़ो ना भाई, उसको झंझट में मत रखो। हम खिलाफ नहीं है एनसीईआरटी के, हमने आपको अर्थ बता दिया उसका। कोई भी किताब खराब नहीं है, लूसेंट भी खराब नहीं है, उसको ही पढ़ोगे तो कहीं कहीं से कोई न कोई चीज़ आपको आधार दे देगी, कहीं ना कहीं फायदा होगा। पर कुछ किताबों को हमने जिस समय में लूसेंट बनी थी तब उसमें गलतियां बहुत होती थी, इसलिए हम उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करते थे और देखते नहीं थे उसमें गलतियां ही बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत सारे लोगों ने अपनी गलतियां दुरुस्त की है, लोग लगा लिए हैं, एक पेज पे काम कर लिया है, कई दिनों तक उस पर गलतियां सुधारी गई हैं, कई सारे एडिशन आ चुके हैं, तो अब तो गलतियां ठीक हो गई होंगी, तो इतनी गलतियां नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको देख लो, पढ़ना है तो पढ़ भी लो, अंडरलाइन करके पढ़ना है तो अंडरलाइन कर लो, लेकिन आप उससे बन जाओगे ये नहीं हो सकता। अभी आपको और करना, केवल विपिन चंद्रा पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा नहीं, विपिन चंद्रा पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे बनेंगे नहीं। किसी भी एक किताब से आप नहीं बनने वाले, किसी भी एक नोट से आप नहीं बनने वाले, किसी भी एक टीचर के गाइड करने से आप नहीं बनने वाले, या कोई कोचिंग में चले गए और वहाँ आपने
कोई जो है फैकल्टी तरह तरह के आए, उन्होंने आपको बना दिया, वो उनके एक्सपीरियंस है। वो आपको पॉलिटी की शुरुआत करेंगे तो 10 तरह की चीज़ों से करेंगे। हमने आपको एक समग्रता में बताया कि लिस्ट भी बनाओ, लक्ष्मीकांत वाला भी पढ़ो, हमारा नोट्स भी पढ़ो, साथ में प्रैक्टिस भी करो, टेस्ट पेपर भी दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा 15 से 20 प्रश्न जो है वो पॉलिटी से आते हैं। तो 15 से 20 प्रश्न पॉलिटी से आते हैं, तो वो रिस्क तो है। अगर आपको पॉलिटी नहीं आती और केवल 7-8 प्रश्न ठीक करते हैं तो आप तो एग्जाम से बाहर हो रहे हैं। तो आपको तो एग्जाम में बने रहने के लिए पॉलिटी में 12-13 प्रश्न या 15 प्रश्न ठीक करने होंगे। और मैंने बताया था पॉलिटी में पूरे ठीक किए जा सकते हैं। 20 आते हैं तो 20 के 20 ठीक किए जा सकते हैं। मेरे साथ होता था, मेरे साथ पॉलिटी में हमेशा 100% क्वेश्चन ठीक होते थे, गलत होता ही नहीं था। पॉलिटी में कभी प्रश्न गलत नहीं होता था, 20 के 20 ठीक होते थे। टोटल 100 में से जब 70 हो रहे थे तब भी पॉलिटी में 20 में से 20 था, और जब 90 हो रहे होंगे 100 में से तब भी पॉलिटी में 20 में से 20। तो इसका मतलब है कि पॉलिटी हमने ठीक कर लिया था, अच्छे से कर लिया था। तो उसमें इन्वेस्टमेंट, पॉलिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए मेरे जो वीडियो जो आप पुराने जाकर के देखो, रिवर्स में जाओ यहाँ से वीडियोज को, पॉलिटी वाले वीडियो निकालो, और कंप्लीट सीरीज है, कम से कम 40-50 वीडियो होंगे पॉलिटी के ऊपर। तो उसमें तरह तरह के होमवर्क बताया हुआ है, उन सबको कर डालो, काम हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे कवर होगा वो किसी एक किताब से, एक नोट से, एक फैकल्टी से, या एक यूट्यूब चैनल से, या किसी एक टीचर को बताने से नहीं होगा। पूरा समग्रता में आपको करना पड़ेगा उसको। हाँ, लेकिन इसको शुरुआत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो अंत होने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। शुरुआत तो करो, कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को भी 6-7 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत है। एक बार में भी कुछ नहीं होगा। और किसी किताब को 6 से 7 बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतनी अति करने की भी जरूरत नहीं। कुछ आज मैं बैलेंस विचार बता रहा हूं, अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बाकी जो टीचर हैं उनके संक्षिप्त अनुभव रहते हैं जिंदगी में, उन्होंने जो 2-4 साल पढ़ाई की, 5 साल पढ़ाई की, ठीक है। लगभग इसमें जो सिविल सर्विसेज के पढ़ाने वाले में जो कैरियर है वो आदमी का 35 साल, 30 से 35 के बीच में शुरू होता है। जब वो ओवरेज हो जाता है, उसके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना कैरियर शुरू करता है पढ़ाने का। और जब वो 50 का होता है तब उसको बीमारियां लग जाती है और मतिभ्रम होने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें, और पढ़ाने में इल्यूजन आता है, तो लगभग बंद कर देता है। तो 20 साल का कैरियर होता है। तो 90% टीचर जो आपको देश भर में मिलेंगे कोचिंग में फैकल्टी के तौर पर और यूट्यूब पर, उनको 10 साल का अनुभव है, लगभग 10 साल का अनुभव। एवरेज निकालोगे 90% टीचर का तो कितना जाएगा? 10 साल। किसी का 8 साल, किसी का 12 साल, 13, ऐसा करके 10 साल का एवरेज आएगा। और 10 साल का एवरेज है, और 99% लोग जो हैं वो असफल हैं अपनी जिंदगी में, और पूरी तरह से सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। यानी किसी ने प्रीलिम्स निकाला होगा, किसी ने मेंस निकाला होगा, कोई इंटरव्यू में पहुंचा होगा लेकिन इंटरव्यू में जाकर फेल हो गया, मतलब इस टाइप के लोग ज्यादा। तो उनके अनुभव भी थोड़े से कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। पूर्ण अनुभव जिसको कहते हैं वो नहीं है परीक्षा का। तो समग्रता में तैयारी करने का जो कॉम्प्रिहेंसिव जो दे सकता है वो नहीं दे पाता, उसके अपने पाबंदी है। चाहे आप 2 लाख रुपए खर्च कर दो, और जो 20 साल से ज्यादा पढ़ा लिया जिसने, उसको इतना अनुभव हो जाता है कि फिर वो मैनेजमेंट देखने लगता है, और वो पढ़ाने वाले फैकल्टी रख लेता है 4, 5, 10, 15, 20 या 40, 50, 200 फैकल्टी भी हैं भारत में कोचिंग में। तो उनको मैनेज करता है बस, कौन सी रूम में क्लास लेने जाएगा, कौन से हॉल में कौन लेगा, और फीस गिन रहा होता है बस। बहुत पैसा होता है उसके पास, तो उसका पढ़ाने लिखाने से वैसे ही रास्ता खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के जो पढ़ाने की दुनिया में है वो 10-12 साल वाले लोग ज्यादा है।
और अपूर्ण ज्ञान और अनुभव के साथ है। तो मैंने आपको सच्चाई बता दिया। तो मार्केट में जो मसाला है वो आपको उस तरह का चीज नहीं दे सकते। यहाँ हम चाहे निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान पूरा पक्का दे रहे हैं कि करना क्या है। और ओपन है, वो ट्रांसपेरेंट है, आप खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आने की, हमारे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मार्केट में मिल रहा है, खरीदें और उसको पढ़ें। प्रैक्टिस कैसे करनी वो हम बता रहे हैं, थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा वो हम बता रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। स्पून फीडिंग चाहिए तो हमारे वाले कोर्स में आ जाइए, हम भी चलाते हैं प्राइवेट क्लास। उसमें एक तरह से रोज पकड़ के पढ़ाया जाता है 4 घंटे, जबरदस्ती की जाती है। वो है, अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो आत्मनिर्भर हैं तो आत्मनिर्भर भारत का जमाना ठीक है। सरकार भी आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रही, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कर सकते हैं। आत्मनिर्भर वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हेल्थ की जरूरत है, जिम में दोनों तरह के लोग जिम करते हैं। जिनको आता है वो जिम में जाते हैं, वजन उठाते हैं सीधा, अपने मर्जी से एक्सरसाइज करते हैं। बाकी लोग पर्सनल ट्रेनर लेते हैं और फिर उस ट्रेनर के गाइडेंस में एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको अपनी क्षमता पता है और ट्रेनर की जरूरत नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया, बहुत ओपन है, कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये ओपन जिम जैसा है, यहाँ ट्रेनर नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ आपको सुविधा सारी मिल रही, आप कर सकते हैं पढ़ाई। अब मैंने आपको पैमाना बताया था कि प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन अगर ठीक हो गए तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब 60 वाला ही मान के चलते हैं, अभी कट ऑफ जो भी आएगा वो देखा जाएगा, यूपीएससी का भी और एमपीपीएससी का। हम 60 को मान के चलते हैं, 60 को मान के चलते हैं। तो आप ये देखिए कि आप अगर हम जो यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं, जाकर के आप होमवर्क करते हैं पूरा, तो आप 60 ला सकते हैं। क्योंकि किसी दिन हम आपको किताब पढ़ने के लिए कहेंगे कि ये वाली किताब पढ़ो, उस किताब से 8 से 10 प्रश्न जो है, वैसी किताबों से 8 से 10 प्रश्न आ जाएंगे, उन बुक से आ जाएंगे। फिर हम कहेंगे कोई मैगजीन पढ़ो, मंथली मैगजीन पढ़ो या करेंट अफेयर्स पढ़ो, फिर 8 से 10, 15, 20 प्रश्न वहां से फिर आपको फिट हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारा नोट्स पढ़ लो, ये कर लो, 10-15 प्रश्न वहां से मदद मिल जाएगी। फिर हम कहेंगे कि ये वाली लिस्ट बना लो, इस लिस्ट को रख डालो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो 10-15 प्रश्न वहां से मिल जाएंगे। 8-10 प्रश्न आपके बैकग्राउंड से मिलेंगे, आपकी जिंदगी का बैकग्राउंड जो भी रहा हो, आपने जो ग्रेजुएशन की, स्कूलिंग की है, वहां से 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। वो अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो वहां से 20 भी मिल सकते हैं। बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड है तो 5 प्रश्न मिलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 20 मिलेंगे, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। तो ऐसा करके आप 60 तक पहुंचेंगे। और कम से कम 5 से 10 प्रश्न इस क्लास में जो बोले गए प्रश्न है वो आपको परीक्षा में मदद करेंगे। तो हमारा जो क्लास का कंट्रीब्यूशन है वो केवल 5 से 10 प्रश्नों का रहेगा, लेकिन वो सिलेक्शन के लिए, डिसीजन के लिए बहुत जरूरी होता है, डिसाइसिव होता है, वो निर्णायक होंगे वो 5 से 10 प्रश्न। इसलिए इस क्लास का भी अपना एक रोल है, जो हम तरह तरह की बात बताते हैं उससे भी। अब आप कहोगे आपके पढ़ाए हुए तो 8 से 10 ही थे 100 में से, कोई आपकी अनुभव, कोई आपने जो पूरी जिंदगी दी है वहां से भी तो 10-15 से ज्यादा नहीं बात बन रही, तो आपकी जिंदगी को तो डबल कर दिया हमने। फिर हम मेहनत करते, किताब भी पढ़ते, फिर मैगजीन भी पढ़ते, फिर नोट्स भी बनाते या नोट्स पढ़ते हमारे, या फिर आप वो जो हम लिस्ट बनाने के लिए दे रहे थे और काम कर रहे थे वो सब काम, तो जो पूरा कंप्लीट काम करेगा, जो भी बताया जा रहा है वो पूरा करेगा। हम तो यहाँ रोज बताते हैं कुछ हम कुछ होमवर्क में, अब पूरा काम करो जो भी बताया जा रहा है। और आपकी जिंदगी तो जो बीत चुकी है उसको तो आप लौटा नहीं सकते। और क्लास को ध्यान से सुनो, बस हो गया सिलेक्शन। यही तो होता है सिलेक्शन, और क्या होता है। कोई चमत्कार के लिए इधर उधर मत भागो कि वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहां जाएंगे तो हो जाएगा, वो कुछ दे देंगे नहीं, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वहां पे तो यही 5 से 10 प्रश्न मिलेंगे, हमारे वाले से तो 10 में क्या हो सकता है, वहां से 3 नहीं मिले उसकी जिंदगी के अनुभव से, क्योंकि वो अपूर्ण वाला है।
हम लोगों ने तो कई बार निकाल के देख रखा। ठीक है, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग आकर्षण है नौकरियों के प्रति। उस पर डिपेंड करता है कि उसको जिंदगी का अनुभव कैसे रहे। हम चूंकि बहुत बचपन से ही, बहुत छोटे से ही स्टेज पर बैठने लगे थे, सम्मान मिलने लगा था, बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां मिलने लगी थी। तो हमारे पिता के साथ में जो लोग नौकरी करते थे वो भी हमको आप बोलते थे, सर बोलते थे। बहुत कम उम्र में, 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में, बहुत जल्दी लोग सम्मान करने वाले लोग बहुत मिले। तो इसलिए वो एक जो भूख होनी चाहिए या बड़ी जगह पे पहुंचने का ऐसा कुछ था, वो हमारे अंदर रहा ही नहीं कभी। गायत्री परिवार में भी जाते थे तो सब जगह सम्मान मिलता था, जहाँ जाते थे वहाँ सम्मान मिलता था, तो सम्मान के प्रति उसकी भूख नहीं रही। दूसरा, कोचिंग 21 साल की उम्र से चलाने लगे। 21 साल की उम्र से कोचिंग चलाने लगे। पहले पीएमटी पढ़ाते थे और वो जो मेडिकल की परीक्षा आजकल उसको नीट बोलते हैं, उसका पढ़ाते थे सिलेबस। तो बहुत सारे 70-80 डॉक्टर बनाया हमने उस समय में, हमारे पढ़े हुए बच्चे बने। तो बहुत जल्दी जल्दी उसमें भी सम्मान मिलने लगा, तो पैसा भी खूब कमाया। तो जब पैसा आने लगा, सम्मान आने लगा, तो नौकरी के प्रति जो एक वो जो भूख होनी चाहिए या सम्मान के प्रति जो एक भूख होती है, पैसे के पीछे भागने की जो होती है, वो रही नहीं कभी। तो आसानी से सब कुछ मिलता गया, तो उसकी इज्जत भी नहीं थी, तो हम लोगों ने परवाह भी नहीं की कभी और सोचा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन ये आपके साथ नहीं है। आपको समय पे नौकरी चाहिए, एक निश्चित समय सीमा में चाहिए, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है, पारिवारिक दबाव भी आ सकता है। इसलिए आप लोगों को वो काम करना चाहिए बिना किसी संकोच के और बिना समय गंवाए, जल्दी करना चाहिए। इधर उधर एक्सपेरिमेंट में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, वो हमने बता दिया गया। कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। आप सोचोगे कि नहीं किसी दिन 2 लाख रुपया होगा हमारे पास तो हम ये वाला गाइडेंस लेंगे कि चमत्कार हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। वहां पर भी बात यही आएगी, करना आप ही को पड़ेगा। फिर हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए भी नहीं कमाना पड़ रहा है तो हमारी बात मान लो, तब भी आप बन जाओगे। या फिर 2 लाख रुपए गंवा करके ही बात माननी है तो वो भी करके देख लेना, उसकी बात मान लेना। बात जिस दिन मानोगे उस दिन सिलेक्शन होगा। तो सीधी सी बातें हैं, ये बताया। लिस्ट बनानी है, किताबें पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, 4-5 घंटे रोज लिखना है, रोज हाथ चलाना है 4-5 घंटे। कहीं लिखने की परीक्षा है तो हाथों को लिखने की आदत डलवानी है। अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक रखना है, मानसिक स्थिति। एक सभ्य व्यक्ति जैसे दिखना है, कार्टून जैसे नहीं दिखना है, ठीक है। और बस कंटिन्यूअस पढ़ाई करते जाना उसी डायरेक्शन में जैसे बताया जा रहा है। जहाँ कहीं शंका हो उससे संबंधित वीडियो निकाल लो, YouTube पे हमारा है। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड मिल जाएगा, उसको देखो। 90% टीचर जो है वो आपको सब्जेक्ट का विद्वान बनाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के विद्वान हैं, फैकल्टी हैं, और वो किसी सब्जेक्ट या किसी सेक्शन को पढ़ाते हैं और वो बहुत विद्वान है। तो आपको उतना विद्वान भी नहीं होना, तो वो उसी स्तर पर पढ़ाएंगे। तो मैं जियोलॉजी में मैं भी प्रोफेसर रहा, लेकिन आपको जो बताता हूँ जियोलॉजी तो बहुत सिंपल करके बताता हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत डीप में बता सकता हूँ। आप लोगों में सब भाग जाएंगे या फिर कई लोग मानने लग जाएंगे हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, मतलब बहुत कमाल की बात है। मतलब सर बहुत तेज है, बहुत डीप में पढ़ाता है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार सरल पढ़ाने वालों को बेकार माना जाता है, तो समझ में नहीं आती तो उसको जोरदार माना जाता है कि इतना जोरदार पढ़ाते हैं, हमको तो पहले ही नहीं पढ़ा और सर को तो पूरा याद है, तो हम उसको सरल कर देते हैं, सरल करके पढ़ाते हैं। तो ये भी एक परेशानी है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको आपके मन में जो भी चल रहा होगा या दुविधाएं होती है उसको मैं शांत भी कर रहा हूँ। कई बार सिलेक्शन में होता है, 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं तो बेचैनी होती, तो आदमी सोचता मैं ये ट्राई करूँ वो ट्राई करूँ,
आप जब भी कोई ट्राई करोगे 2 लाख रुपए खर्च करोगे, उसके बाद पछताओगे, मेरा लेक्चर याद आएगा, बोले यही बात तो बोले थे। नहीं तो जिसका भी वो कर रहे हो लेक्चर अटेंड, उसके सैंपल वीडियो देख लो, जो उनके फैकल्टी हैं उनके सैंपल वीडियो देख लो, उनके चेहरे देखो, उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, जो पढ़ाने वाला कॉन्फिडेंस समझ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिनमें है वो नोट गिन रहे हो, कभी वीडियो में आते ही ऐसा भी नहीं किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जानता हूं उनको, वो आते ही नहीं पढ़ाने के लिए, वो तो ही मानते हैं इस तरह से ये लगाना, माइक लगाना और ऐसे ही खड़ा होना और किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, मतलब उनको लगता है हम कोई भूखमरे हैं या भिखमंगे हैं, हम इस तरह से पेश आएंगे, मतलब बच्चों के सामने ऐसे खड़े हो गए हैं, मतलब उनको तोहिन लगती है, उनको लगता है इंसल्टिंग लगता है पढ़ाना भी, उनको लगता है कि ये गरीबों का काम है, ये स्ट्रगलर जो होते हैं इनका काम है। समझ जैसे प्रोड्यूसर होते हैं ना फिल्म दुनिया में, तो वो तो केवल स्पॉन्सर करता है, अपना पैसा लगाता है, बाकी शर्तें उन्हीं की होती है, कहानी उनको सुनानी पड़ती है, हीरो कौन होगा उनको बताना पड़ता है, हीरोइन कौन होती है उनको बताना पड़ता है, सब कुछ वो तय करता है डायरेक्टर। तो आप धूप में जा रहे हो, वहां जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इसलिए सबके जो बड़े हीरो जब हो जाते हैं बहुत पैसे वाले, तो प्रोडक्शन हाउस खुद के होते हैं, खुद के प्रोडक्शन हाउस हो, अपने ही प्रोडक्शन हाउस में वो काम कर रहे होते हैं, यानी मालिक भी वही है और अपने ही घर में काम कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो नौकरी जैसा है, तो गुलामी जैसा लगता है, इसमें ऐसा लगता है कि हम स्ट्रगलर हैं। तो मैंने तमाम कोचिंग का आपको साइकोलॉजी बता दिया, जो धुरंधर है वो आपको कभी कोई बताएंगे नहीं, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए भी 5 से 10 साल हो गए सारे धुरंधर के, तब आउटडेटेड है, बैरेंटी लेके कभी कभी देखते हैं, और अपने यहाँ जो यंग लड़के हैं फैकल्टी उनसे इम्प्रेस है, जो एकदम धड़ल्ले से, और उनमें सबकी इंग्लिश किसी की भी फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो नए नए बच्चे जो फ्लुएंटली बोलते हैं ना, उनको वो रखते हैं, उनसे वो इम्प्रेस रहते हैं, और उनसे उनको देख देख के पढ़ाते, देख देख के बहुत खुश होते हैं। तो उनकी साइकिल पूरी बता दी मैंने, पर आता उनको ज़्यादा है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले को नहीं आता है, उसकी डेप्थ नहीं है, नॉलेज की नहीं है, वो इंग्लिश की है, वो उसके स्कूल की देन है, बचपन से पीट पाट के उसके कॉन्वेंट स्कूल वाले ने उसको, कुछ स्कूल है इंडिया में, इंडिया के कम से कम 200 स्कूल ऐसे होंगे कि वहाँ के बच्चों की, सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, चाहे साइंस वाला हो, और चाहे वो जुग्गी वाले का हो उस स्कूल में, या चाहे बहुत पैसे वाले का, सबकी एक जैसी होती है। ये सबकी एक जैसी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अधिकांश की अच्छी होती है, तो उस स्कूल का माहौल है। बाकी असली में नॉलेज पूरी अलग चीज है, यानी पूरे 6 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकला उसका वो 6 अटेम्प्ट बर्बाद हो गए, वो इंग्लिश अच्छी है तो पढ़ा रहा है, वो इम्प्रेस हो जाता है कोचिंग वाला। तो मैंने आपको कोचिंग का भी आपको सब बता दिया कि आप ऐसा मत मानिए कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग आपको प्रॉपर दिया जा रहा है, क्योंकि आप करेंगे तो ही पछताएंगे, तो करना वही पड़ेगा। बस ये है कि यहाँ निःशुल्क बताया जा रहा है कि ये कर लो, तो उसकी अहमियत नहीं है, और वहाँ 2 लाख देंगे तो फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख लगे हैं, तो घर वालों को दिखाना भी पड़ता है, तुमको 2 लाख दिए तो कितने घंटा पढ़ रहे हो, तो फिर सर ने क्या बताया, बोला आज ये बताया, तो फिर किया, बोले नहीं किया, तो फिर तुम बर्बाद करोगे, फिर गाली पड़ती तो फिर पता, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर शुरुआत कहाँ से करें, फिर मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ही कुछ नहीं पता तो कर लो NCERT से शुरुआत। और भी कुछ बेसिक किताबें हैं, ये संविधान के लिए सुभाष कश्यप है, हमारा संविधान है, संसद का परिचय है, संसद हमारी संसद के नाम से, आर पार्लियामेंट के नाम से आती है, वहां से कर लो। तो इंट्रोडक्शन की किताबें बहुत सारी है, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन आप लेना चाहते हो तो संविधान और हम करके किताब है, बहुत अच्छी किताब है सुभाष कश्यप की। सुभाष कश्यप की जो किताब है बिल्कुल सरल भाषा की किताब है। पहली बार में DD बसु से शुरू करोगे या JN पांडे से शुरू करोगे तो छोड़ दोगे पढ़ना, क्योंकि बहुत ही बेकार लैंग्वेज है, और बेकार लैंग्वेज है तो वो परेशान कर देते हैं।
तो आदमी को लगता है हम जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। तो कई जिन जिन लोगों ने उन किताबों से शुरू किया वो करियर उन्होंने पूरा चेंज कर लिया। मिश्रापुरी से इकोनॉमी पढ़ना जिसने शुरू किया, दत्त सुंदरम से जिसने इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया, रमेश सिंह से जिसने इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया, वो सब नफरत हो जाती है उनको इकोनॉमी से। या तो उनका सब्जेक्ट रहा हो या उनका इंटरेस्ट हो, बात अलग है, लेकिन नए आदमी को नफरत हो जाती है। तो इसलिए सरल वाली किताबें पकड़ो। तो मैंने आपको बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था ले लो, प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्त अंक आता है, इंडियन इकोनॉमी इंग्लिश में एक्स्ट्रा इशू के नाम से आता है इंडियन इकोनॉमी। वो आपको इंटरेस्ट जगाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो ऐसी बेसिक किताबें जो सामान्य जानकारियां देती है, एनसीईआरटी से भी ज्यादा पावरफुल है। कि एनसीईआरटी तो 6 से लेकर के 11-12 तक जब आप जाओगे तब जाकर के पूरे पैकेज के रूप में वो नॉलेज देता है। यहाँ पे एक ही किताब दे देती है, तो वो कंपटीशन के हिसाब से सजाई हुई है किताब, उसको डिजाइन कंपटीशन के हिसाब से किया गया, तो आपको ज्यादा फायदा देते हैं। एनसीईआरटी तो कक्षा 6 के हिसाब से, 7 के हिसाब से, 8वीं के हिसाब से, 10वीं, 11, 12 उस हिसाब से सेट किया हुआ, तो उसका डिजाइन कंपटीशन के हिसाब से नहीं है। लेकिन फायदा वो भी करते हैं, मैंने बताया ना, बिल्कुल बेकार नहीं है वो, उसको करना चाहिए एक बार, खास करके जिनको 2 या 3 साल का समय है, जिनके पास जरूर करना चाहिए। तो इस साल का भी हो तो 1 महीना तो दे सकते हो। तो मुझे लगता है अगर कोई इस साल एनसीईआरटी शुरुआत कर रहा है, इसका मतलब 3 साल ही लगने हैं। ये साल मान के चलना ही नहीं है, वो तो अभी तक पढ़ लेना थी आपको, ठीक है। तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं कि जो 2023 को टारगेट कर रहा है और एनसीईआरटी अब पढ़ रहा है, तो फिर बाकी चीजें कब पढ़ेगा? मतलब नींव खोदने जैसी वाली बात है। तो अब आप नींव खोद रहे, लेकिन पहले नहीं खोदिए तो फिर मकान बनाना चालू करना भी ठीक नहीं है, नींव तो होनी चाहिए। तो फिर ये नहीं मानना कि 2023 आपका एग्जाम है, फिर 24-25 को अपना एग्जाम बनाओ, मेंटली प्रिपेयर हो। नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग कि हम तो 23 वाला निकाल ही नहीं पाए, अब कभी नहीं निकाला, किताबें आग लगाते हैं लोग एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद। कई लोगों को लगता है कि बस हो गया, ऐसा नहीं होता, इतना जल्दीबाजी भी नहीं। एनसीईआरटी जब भी पढ़ोगे उसके बाद 3 साल लगेंगे। तो नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ो, फिर 3 साल का वेट करो, पहले ही पढ़ लेना थी। क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रही है, इसका मतलब बहस नहीं है आपका, तो फिर पढ़ डालो। और बहस है तो फिर जबरदस्ती नहीं खोद रखते तो उसके ऊपर और फालतू खुदाई करने से क्या फायदा? आजकल अतिरिक्त मजबूती देने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। नया और मजबूत हो जाएगी नहीं, हाँ तो कर लो, तो जिंदगी का नींव बनाते रहो। फिर ऊपर भवन बनाना ही मत, नींव बनाते रहो। जब देखो तो इस साल नींव बनाए, फिर उसको बढ़ा, फिर अगले साल नींव ठीक नहीं है, नींव फिर खोदो, फिर बनाओ, फिर अगले साल नींव ठीक नहीं है, फिर यही काम करते रहो। मकान का भी बनना नहीं है तो सिलेक्शन तो तभी होगा जब मकान बिकेगा। बस समझ में आ रही ना? तो हम क्यों मना कर रहे हैं? मना नहीं कर रहे, अनावश्यक परेशान मत हो। तो अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाली बात मुझे नहीं लगता आपको बार बार इस टाइप की चीज पूछेगा कि अब क्या कर लें, नए हैं हम, अभी अभी ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ बता दो। हर बार बताना पड़ता है, तो इस बार आज बता दिया हमने, ठीक है। तो फिर और ये भी बता दिया कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस चीज से होगा। तो 50%, 60% पे जाकर के सिलेक्शन हो जाएगा, 40% तो आप हाथ ही नहीं लगाओगे, और 40% प्रश्न आपको समझ में भी नहीं आएगा। तुक्का उक्का लगता 2-4 हो, कभी ठीक हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो 40% तो मान के चलो कि आपको समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, फ्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब जगह 40% तो मान के ही चलो, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेंस में भी नहीं है, प्रीलिम्स में भी नहीं है। तो फिर बचा हुआ 60% जिससे सिलेक्शन होना, उसका क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बता दिया, 10-10, 20-20% का कंट्रीब्यूशन बता दिया, किताबों का रोल बता दिया, नोट्स का बता दिया, मेहनत आप क्या करोगे, जो शॉर्टकट हम बताएंगे कि लिस्ट बना लो, वो लिस्ट बना लेना। फिर हाई कोर्ट की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है
तो कई बार जैसे मैं आपको 500 लिस्ट बनाने की बोलता हूं तो उसमें से 10 प्रश्न फंसेंगे। 500 लिस्ट बनाओगे तब जाकर के 10 प्रश्न आएंगे। तो आप कहोगे आपने हाई कोर्ट की लिस्ट बनवाई थी लेकिन उसमें से आई नहीं थी, तो वो 490 में है। ठीक है, 500 में से 10 आएंगे ना। तो हाई कोर्ट की लिस्ट उस साल कहां पहुंच जाएगी? 490 वाले में पहुंच जाएगी। आप कहोगे नेशनल पार्क में से थी तो वहां से कुछ नहीं आया, तो वो 490 में पहुंच जाएगा। लेकिन 10 प्रश्न आपको मैं गिनवा दूंगा उन 500 में से। तो 500 लिस्ट बनाओ, 10 प्रश्न वहां से मिल जाए। तो ये काम जो करता है बहुत अच्छे से, उसके लिए प्रीलिम्स बाएं हाथ का खेल हो जाता है और मेंस भी काफी हद तक उसके कब्जे में हो जाता है। तो 500 लिस्ट ऐसी होती है कि उसके हाथ चलते हैं। अगर आपको आता है तो आपके हाथ चलेंगे, खूब चलेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नहीं आता है तो फिर बात ही बात अलग है। लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है, वैसा होता है। आता है, हर किसी के हाथ चलने लगता है। जिस पेपर में आपने देखा होगा ना, एग्जाम में जा गए होंगे आप लोग, पूरा पेपर आपको आता है तो क्या हाथ चलता है उस दिन देखा होगा आपने। जबरदस्त कॉपी पे कॉपी भरते जाते हो, आप लोग लेते रहते हैं ना, सब शीट मानते रहते हो, वो होता है। तो आना चाहिए। 500 लिस्ट बना लेने के बाद में और उनकी तैयारी अगर अच्छे से कर ले कोई आदमी, तो कंपटीशन में बहुत दखल हो जाता है उसका, अच्छा दखल हो जाता है। और अभी तक का बैकग्राउंड तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लिया जाए बचपन से आपने पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रहा, 60-70%, 50% बनाते रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर में कभी नहीं गए, ऐसे कंपटीशन में कभी नहीं गए, डिबेट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लाइब्रेरी में जाकर के जनरल बुक्स कभी नहीं पढ़ी, मैगजीन नहीं पढ़ी, करंट अफेयर्स की तैयारी कभी नहीं की, न्यूज़ देखने में आप आलसी रहे, टीवी पे कभी न्यूज़ नहीं देखते थे, रेडियो पे न्यूज़ नहीं सुनी, न्यूज़ पेपर लेकर के आप कभी नहीं बैठे, बस आप जिंदा थे। क्योंकि अभी हो जिंदा, इसका मतलब अभी तक जिंदा थे। तो जिंदा रहने मात्र से 5 प्रश्न तो आपको पता है, ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव हो और थोड़ा थोड़ा बैलेंस है आपका, लाइब्रेरी में भी बैठते थे, मन नहीं लगता था, उठ के आ जाते थे लेकिन बैठते थे, जाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, किताब भी इशू करवाते थे, कंपटीशन में भाग लेते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं होता था, स्कूल या कॉलेज से आगे कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, और ऑर्डिनरी लाइफ रही। लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोगों के संपर्क में रहे तो 10 प्रश्न आपके तैयार है, आपके बैकग्राउंड की वजह से, आपकी हिस्ट्री की वजह से। लेकिन आप बहुत एक्टिव थे एक्स्ट्रा करिकुलर में, हमेशा फर्स्ट आते थे, हमेशा यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते थे, नेशनल लेवल पे जाते थे, और हर जगह पर आगे थे। और आपका अधिकांश समय लाइब्रेरी में निकलता था, 3 बजे से 7 बज जाते थे शाम की लाइब्रेरी में, और हर महीने 3-4 किताबें खत्म कर देते थे लाइब्रेरी का। मेरी भी लाइब्रेरी का पेज था मेरा, जिसमें किताबें इशू होती थी, साल में 150-200 किताबें इशू होती थी, 3 पेज बनाने पड़ते थे लाइब्रेरी में। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं जाता था, मेरा अकाउंट खुलता था वहां पे, लाइब्रेरी का कार्ड बनता था, तो वो 3-4 पेज छोड़ देता था। तो फिर बोलता ये ठीक है, 4 पेज में हो जाएगा, पूछता था कि और छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बाकी बच्चों के तो एक पेज पे 4-5 के नाम लिख देते थे, 2-2 किताब भी मुश्किल से इशू कराते थे लोग। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर 15 क्वेश्चन आपके तैयार है अभी तक। तो मैंने 10 क्वेश्चन तो लिस्ट से बता दिए, 15 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाए। अब आप देख लो अपनी जिंदगी कैसी रही है, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो हमको 15 क्वेश्चन जो है हमारी विरासत में मिल गए। हमारा इतिहास ऐसा था कि उसकी वजह से 15 क्वेश्चन हमको मिल गए। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हमको अपनी एग्जाम लगते थे, हमको लगता था हम इसके लिए बने हैं, घरेलू एग्जाम हमारे, हाथ करते थे कहीं पे भी लिखने को, कोई पेपर मिल जाए तो उसको लिख डाला 3 घंटा, हर पल ऐसा लगता था। इसलिए तैयारी बहुत कम करनी पड़ती है, बैक सपोर्ट मिल जाता, अच्छा सपोर्ट मिल जाता।
15 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होता है। तो अभी तक की जिंदगी की वजह से 15 क्वेश्चन हो जाता है। बाकी तो कोई प्रोबेबिलिटी से भी होते हैं, 25 क्वेश्चन तो आपके ठीक होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 100 में से 15 हो गए तो 40 हो गया। तो तैयारी करने के लिए केवल 20 क्वेश्चन ही करना है। तो थोड़ी किताबें पढ़ी, थोड़ा मैगजीन पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, मैगजीन रेगुलर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ोगे, एनालिसिस पढ़ोगे और बिल्कुल नोट्स भी बनाओगे तो 10 प्रश्न न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स की वजह से हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन फिर निकल आएंगे। और आप लोग जब 70-80 क्वेश्चन के हिसाब से मेहनत करोगे, 100 के लिए तो आपको नहीं करना, लेकिन 70-80 के हिसाब से करोगे तो 60 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो वो तो हवा नहीं लगेगी बाकी की। तो ऐसा करके आपका सिलेक्शन होगा। तो अब इसमें कोचिंग की जरूरत कहाँ है, कभी कहाँ से आ रही है? जो तो हम मदद कर रहे हैं ना, हमारे लेक्चर सुन रहे हो तो मदद मिल रही है, हम सहारा देते रहे आपको। दिक्कत आ रही है कि आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर नहीं कर रहा। वो रिसोर्सेज भी होना चाहिए, किताबें, मैगजीन, ये होना चाहिए। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो किताबें नहीं खरीद पाता, मैगजीन नहीं खरीद पाता, करंट अफेयर्स वाली और ये सब, तो वो दिक्कत तो रहेगी इसके साथ, 10-12 प्रश्नों वाली दिक्कत रहेगी। हाँ, जिसकी क्षमता है खरीद सकता है, और फिर भी कंजूसी की वजह से नहीं खरीद सकता तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, और उसके प्रति कोई सद्भावना भी नहीं है हमारी क्योंकि वो तो आप खरीद सकते हो, उसके बावजूद नहीं खरीद रहे तो उसका तो क्या कर सकते हैं। और जिन्होंने खरीद ली और जो पढ़ नहीं रहे तो उनके ऊपर हमको गुस्सा भी आ सकता है एक के प्रति दया नहीं आएगी, एक के प्रति गुस्सा आएगा। जब खरीद लिया तो पढ़ के नहीं लेते, फिर उसको रखे रहने से क्या मतलब है। और जो पढ़ लेंगे वो सफल हो जाएंगे तो उनके प्रति प्यार आएगा, सम्मान आएगा, शुभकामनाएं निकलेगी। बात समझ में आ रही ना? ये तो आपको ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ कमी आती है, कौन से लोग कहाँ जाकर के कमी करते हैं। तो रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता उसको कि नहीं पैसा नहीं होता और किताबें नहीं होती तो भी बन सकते हैं, सब फालतू बात है। ये तो बड़े लोगों के चोचले हैं, उनको तो कोचिंग वाले में डराते होते हैं, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उनकी जरूरत है, बल्कि ज़्यादा है। कई तरह की किताब है। अगर आप एक तरह का एटलस खरीदते हैं तो उस एटलस की वजह से हो सकता है आपको 2 प्रश्न फायदे में हो। एक दूसरा एटलस और खरीदना है मार्केट में, उससे आपको हो सकता है 2 प्रश्न और मिल जाए, क्योंकि जिस जगह का नाम परीक्षा में आया वो उसने बोल्ड लेटर में छाप रखा था, दूसरे एटलस ने बिल्कुल सिंपल सारे लेटर एक जैसे थे उसके, और उसने बोल्ड लेटर में छाप रखा था। इतने बल से जो आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा। तो आपके पास 3 या 4 तरह के एटलस होंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो हर एटलस की कंपनी जो पब्लिशर होता है वो अपनी अकल लगाता है और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करता है कि हम सबसे बेस्ट है मार्केट में। उस चक्कर में वो कुछ अच्छी चीजें कर जाता है तो उसका फायदा आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो हिस्ट्री में मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री की किताबें तरह तरह की, एक किताब आती है हिस्ट्री थ्रू मैप्स, नक्शों के माध्यम से हिस्ट्री को समझना। तो उसमें वो उस समय बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्ट्री के टाइम पे बताता है कि पूरा पाषाण काल के भारत में स्थान कौन कौन से थे। तो नक्शे में भारत के कोने कोने में कहाँ कहाँ पर पेलियोलिथिक साइट्स थी, लोअर पेलियोलिथिक वाली, वो उसमें स्टार करके लिख के देता है कि एक साइड ये है, एक साइड दक्षिण में है, ये क्या। तो अभी जब आप नाम पढ़ते हो तो ये आइडिया नहीं लगता कि अच्छा ये कहाँ है। फिर वो अशोक के शिलालेख जो अभी आए थे परीक्षा में इस बार, तो उसको उड़ीसा में वहां बताता है उसका, तो 14 शिलालेख 12 शिलालेख वो इस तरह से बताता है, नक्शे में डाल डाल के बताता है, उसका नाम लिखता है, एकदम ही समझ में आ जाता है ये तो उड़ीसा में है, ये तो यहाँ पर है। तो यही तो प्रश्न था। तो अगर आपके पास वो किताब है हिस्ट्री थ्रू मैप्स, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी दे रहा है, वो अशोक का भी दे रहा है, समुद्रगुप्त का भी दे रहा है, हर्षवर्धन का राज्य भी दे रहा है, फिर पूरा सल्तनत का भी दे रहा है। फिर आक्रमणकारी आए तो कौन जो है अहमद शाह अब्दाली कहाँ तक घुसाया था तो उसका मैप भी उसने दे रखा है। नादिर शाह आया था तो वो कितना घुसाया था उसका दे रखा है। गौरी और गजनवी का भी उसने नक्शा बना के दे रखा है, ईयर वाइज दे रखा है कि इस साल में यहाँ तक था, अगले साल में यहाँ तक था, अगले साल में यहाँ तक था। अब ये किताब कम से कम 300 साढ़े 300 रुपए की,
तो अगर किसी ने ये भी लगा लिए तो उसकी सफलता का प्रतिशत और बढ़ जाएगा। तो रिसोर्सेज तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, जितने तरीके की चीजें बढ़ाते जाएंगे, आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए इकोनॉमी वाला फैक्टर तो है, मैं ये नहीं कह सकता कि जो जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो एक भी किताब नहीं खरीद सकता, वो भी बराबर दावा कर सकता है इस परीक्षा में आने का। नहीं, ये वाली बात तो कहना मतलब ठीक नहीं। हाँ, मेहनती तो हो सकता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी एक के लिए टेलविंड है, एक के लिए हेडविंड है। तो टेलविंड वाला तो एकदम से सिलेक्ट हो जाएगा, हेडविंड सामने की हवा होगी तो कैसे सिलेक्ट होगा। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूं। तो संसाधनों का अपना महत्व है। रिसोर्सेज आपके पास पढ़ने के, टेबल आपके पास है तो आपकी टेबल पे बैठ कर लिखने की आदत होगी, तो मेंस में आपको उसी आदत से फायदा होगा। अब टेबल आप नहीं खरीद सकते और केवल बेड पे बैठ करके, ये जमीन पे बिस्तर लगा है या दरी बिछी हुई है तो उस पर बैठ के लिखते हो, तो झुक करके लिखते हो और वैसी आदत है तो वहां आपको अटपटा लगेगा, तो एडेप्टेशन में टाइम लगेगा, तो वहां पिछड़ जाओगे। तो जिसके पास टेबल और कुर्सी है वो आगे निकल जाएगा। जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और बिजली अगर जाती है तो लाइट जाने का उसको फर्क नहीं पड़ता, तो रात को मच्छर भी नहीं काटते क्योंकि फैन भी चलता है। तो जिसके यहाँ बिजली नहीं है उसको रात में मच्छर काटे तो दूसरे दिन वो थका हुआ है तो फिर पढ़ भी नहीं सकता, न रात में पढ़ सकता, दिन में फिर रात भर की थकान है तो दिन में भी नहीं पढ़ सकता, उस कारण से बुखार आ गया तो फिर दवाई खा रहे, दवाई का फिर साइड इफेक्ट, तो नुकसान पे नुकसान। तो रिसोर्सेज का फर्क होता है। तो मिनिमम, अब एयर कंडीशनर होना चाहिए नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत तेज गति की लाइट होनी चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है। बड़ी लाइट की जरूरत नहीं है, एयर कंडीशनर की जरूरत है, लेकिन पंखा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, एक छोटी टेबल कुर्सी होनी चाहिए। बहुत बड़ी टेबल होनी चाहिए, 10,000 रुपए की, 40,000 रुपए की नहीं, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन टेबल होनी चाहिए जिस पे हाथ रख करके लिखा जा सके। तो रिसोर्सेज बहुत मायने रखते हैं। अब मिनिमम रिसोर्सेज से भी काम चलाया जा सकता है। बच्चे कॉम्पीट करते हैं और निकाल ले जाते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता दी, मैं उस चीज को नकार भी नहीं रहा हूं और उसको एग्जिग्रेट भी नहीं कर रहा हूं कि वही जरूरी है, ऐसा ही जरूरी है, वही निकलेगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए तो बोलते थे पुराना कोट पहनो और नई किताब खरीदो, इसलिए बोलते कि आप जो फिजूल खर्ची कहीं दूसरी जगह करते हैं तो उसके बजाय मैं जो किताब बता रहा हूँ वो खरीदो 350 रुपये वाले, तो वो आपको 1 या 2 प्रश्न में मदद करेगी, तो 2 प्रश्न बढ़ जाएंगे। तो हर किताब जो है 1 या 2 प्रश्न में मदद करती है, हर किताब। इसलिए किताबें जितनी ज्यादा होंगी चांसेस बढ़ जाएंगे प्रश्नों के ठीक होने के। पर किताबें फिर आप पढ़ ना पाओ तो ठीक है, कुछ किताबें रेफरेंस के तौर पे काम आएंगी, नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उस किताब में एक पेज है जिसपे टेबल बनी हुई है, उसमें नेशनल हाईवे के नंबर दिए हुए हैं और नेशनल हाईवे लिखा हुआ है कहां से कहां तक है। तो आप उस टेबल के लिए उसको किताब को टटोलते हो, पर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा फिजूल खर्ची टाइप, तो ये काम तो आप विकिपीडिया से भी कर सकते हो। तो जिस किताब के अधिकांश हिस्से आपके काम आते हो ऐसी किताब आपको खरीदना चाहिए। और 2-3 लोग मिलके पढ़ते हैं तो फिर 2-3 लोग मिलके अलग अलग किताबें खरीद के शेयर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में वैसे ये सीधा मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक भूमिका बने कुछ तैयारी की, सिलेक्शन की, कि कैसे होगा, कमियां क्या है, होता क्यों नहीं सिलेक्शन। उन कमियों को दूर कर लो तो हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो एक कोटेशन था ना उसका शिव खेड़ा का, कि सफल लोग जो है कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं, वैसा कोई अलग काम कुछ नहीं करना, हर काम को अलग ढंग से करना, उसका दंड बदल देना है काम का, अलग काम करने की जरूरत नहीं। जो काम कर रहे हो उसको अलग ढंग से करो तो सफल हो जाओगे। क्योंकि जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो उस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नहीं करता, तभी तो वो ऑर्डिनरी है। आपका तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, स्मार्ट तरीका होना चाहिए।
और वो आप कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट तरीके से उस काम को करोगे तो हो जाएगा, और नहीं करोगे तो फिर एज हो जाएगी, बड़ी एज में जाकर के सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन 24 में हो जाना था, 23 में हो जाना था, वो 28, 29 में, 30 में जाके होगा, क्योंकि आप लेबर करते हो, हार्डवर्क करते हो। हार्डवर्क आपको टाइम देता है, टाइम लेता है, मोटी बुद्धि से चलता है ना वो, तो टाइम लेता है। स्मार्ट वर्क से हो सकता है। अभी जो बच्चे बहुत कम उम्र में, अभी फिर मेरे को जाना पड़ रहा है, तो यूएस में जाऊंगा, तो अभी मैं 3-4 दिन कामों के लिए जा रहा हूं, तो वहां मैं देख रहा हूं कि पार्टिसिपेंट्स की उम्र देख रहा था मैं, तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल ऐसे पार्टिसिपेंट्स। लेकिन उनकी स्पीच सुना, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो देख रहा था कि कमाल की स्पीच है उनकी, कमाल की सोच है, बिल्कुल अलग तरह की सोच। और मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ इंडिया में वो सोच ही नहीं है कि ना वैसे राजनेता है, ना ऐसे ऑफिसर है, ना ही ऐसे टीचर है, ना ही ऐसी यूनिवर्सिटीज है। तो हमारे यहाँ जो सोच खत्म होती है, वहां से यूएस की सोच शुरू होती है। इसलिए तो वो राजा है, पूरी दुनिया को चीजें बेचता है। चाहे इंडियन जाके वो नौकरी कर रहे हो आप, पर आप नौकरी करोगे, मालिक वही होंगे, तो रेवेन्यू उनके पास आएगा, रेवेन्यू आपके पास नहीं आएगा, आपको एक सैलरी मिलेगी, आपको किराए पे रखा हुआ होगा, मजदूरी पे रखी है। मजदूर के तौर पे रखता ना, मकान थोड़ी होता है, कोई मजदूर मकान बनाता है तो मजदूर का मकान होता है क्या? ऑनर तो वो होता है, वो बस आते जाते बोल सकता है मैंने इसमें काम किया, इस मकान को बनाते से यहाँ मैंने पत्थर ढोया, सीमेंट उठाया, तो उससे क्या होता है? ऑनर तो कोई दूसरा ही है, हवेली के नाम तो किसी दूसरे का लिखा रहता है। ठीक वैसे अमेरिका में होता है। तो ये क्या है, क्यों है हमने से? वही स्मार्ट वर्क, वो पहले सोचते हैं, बहुत पहले सोचते हैं। उनको मालूम है कि फ्यूचर इस चीज का है, और इस चीज का फ्यूचर है, तो अब 20 साल बाद ये फ्यूचर होगा, तो आज से सोचना शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, उस पर नौकरी देना शुरू कर देते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो 20 साल बाद वो राजा होते हैं, दुनिया के सबसे रईस लोगों में उनका नाम होता है। वो हम नहीं सोचते। कंपटीशन के लिए भी यही करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। तो जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो तो आप सक्सेस हो जाते हो, बाकी लोग नहीं होते। तो दोनों लोग हैं ऐसे जो इस तरह की चीजें करते हैं। तो मैं उन बच्चों को देख रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था उनका, तो हर बच्चा जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, उससे नीचे जाता ही नहीं। सबके प्रोजेक्ट भी वैसे के वैसे हैं, सबके रिसर्च पेपर भी वही हैं, और हर चीज को अप्लाई तो कर रहा है। कोई नगर निगम में अप्लाई करना चाहता है, कोई विधानसभा के हिसाब से करना चाहता है, कोई रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से करना चाहता है, कोई पब्लिक हेल्थ के हिसाब से करना चाहता है, कोई वैक्सीनेशन वाले में करना चाहता है। हर आदमी की सोच जो है वो उस दायरे के मास लेवल पे सर्विस कैसे दे सकता है, मेरे आइडियाज कैसे सर्व कर सकते हैं, उस टाइप की बात है। उसमें फिर मशीन कैसे यूज होगी उसकी बात होती है। अब हमारी सोच ही नहीं है, हमारे यहाँ सोचते हैं कि ये डिग्री कर लें तो उसके बाद ये नौकरी मिल जाए। वो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचते हैं, वो सोचते हैं मैं जमाने को बदलूंगा, ये लेके आऊंगा और फिर मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। वो सोचता है कि हमारे यहाँ सोचता है कि वो चल रहा है तो मुझे इसमें घुसने का मौका कैसे मिलेगा, जबकि वो जो चल रहा है उसको बदलने के बारे में सोचता है। इतना अंतर होता है, बहुत अंतर होता है उसमें। और यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, वो आप जानते हो, इधर हवा नहीं लगती। एमपीपीएससी में तो आप जानते हो सीधे सीधे प्रश्न होते हैं। यूपीएससी के प्रश्न ठीक वैसे ही होते हैं, एनालिटिकल, जिसका माइंड उस तरह से चलता है।
और ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। नामीबिया का बच्चा भी सोच रहा है, साउथ अफ्रीका का बच्चा भी सोच रहा है, ब्राजील का भी सोच रहा है। यहां तक कि कुछ ऐसे कंट्री के नाम मैंने पढ़े जो कि बहुत ही बुरी हालत है उनकी जीडीपी के मामले में और पॉवर्टी में या गिनी कोएफिशिएंट में या और भी कई मामलों में वो सबसे नीचे है और बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन वहां के बच्चे जो है वो एकाध कोई बच्चा ऐसा इतना ब्रिलियंट है उनका कि वो यूएस वालों को घास नहीं डालता, यूएस वाले उसके सामने पानी भरता। यूएस के बच्चे तो बहुत ही कम है, खुद के यूएस के बच्चे बहुत कम है, पूरी दुनिया के बच्चे ज्यादा। तो वो यूएस उनको बस यही है कि यूएस उनको इंपॉर्टेंस देता है, नौकरी देता है, हायर कर लेता है। यूएस कभी भेदभाव नहीं करता। यूएसए को लगता है कि 100 लोगों की मुझे जरूरत है और 99 इस देश के बाहर के, अमेरिका से बाहर के हैं, तो 99 को हायर कर लेता है, तो भारी भरकम सैलरी दे देता है उसी समय में। वो ये भी नहीं देखता कि बच्चा तो 9th में पढ़ता है, ये भी नहीं देखता। 9th वाले को भी बड़ी सैलरी जो उसके पिता की सैलरी भी नहीं है, करोड़ों रुपए की सैलरी ऑफर कर देता है 9th वाले बच्चे को। बस वो टैलेंट को जाने नहीं देना चाहता। उसको लगता है कि इस दुनिया में जितने भी ब्रेन है वो ब्रेन मेरी प्रॉपर्टी है, ब्रेन को मैं खरीद लूंगा। और जब मैं ब्रेन को बेसिक लेवल पे खरीद लूंगा, 9th के लेवल पे खरीद लूंगा, तो दूसरा उसको हायर नहीं कर पाएगा। और उसको पूरे ब्रेन को लेकर के ब्रेन के लिए जितनी भी सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, लाइब्रेरी की जरूरत है, उसको यूनिवर्सिटी की अभी से जरूरत है, तो 9th वाले को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करा देगा, उसका पूरा स्कूलिंग स्किप करा देगा। बोले तुमको स्कूलिंग की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में तो वैसे भी 9th का बच्चा 12th के एग्जाम दे सकता है। अमेरिका में तो सिस्टम ही यही है। अगर किसी स्कूल में 9 से लेकर 12 तक का स्कूल चल रहा है तो बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लास में जाकर भी बैठ सकता है। किसी की मैथ्स जो है 12th लेवल के हो गई तो मैथ्स का पीरियड वो जो है 12th में जाके करेगा। सोशल वाला पीरियड जो है वो वहां जाके कर रहा है, इंग्लिश वाला वो कोई दूसरी जगह कर रहा है। और लास्ट में एग्जाम उस टाइप की देके थोड़े बहुत एग्जाम में बचे हुए सब्जेक्ट निकाल के वो एक साथ ही 12वीं करके निकल सकता है। ऐसा भी नहीं जुलाई में तय करना था, 31 जुलाई से पहले पहले बताना था, सब्जेक्ट चेंज करने का था। नहीं, सितंबर में बता सकते, अक्टूबर में बता सकते, आपकी मर्जी है। कि वैसे तो 1 सितंबर से वहां सेशन शुरू होता है, तो उसमें कभी भी बता सकते, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। इसीलिए तो वो फ्रीडम है। मैं आपको कल फ्रीडम की बात कर रहा था, वो फ्रीडम है, वो स्टाइल यूपीएससी का है, वो स्टाइल है यूपीएससी। हमारी स्कूलिंग और कॉलेज का स्टाइल यूपीएससी का स्टाइल है नहीं। बल्कि हम उस स्टाइल से बात करते हैं तो लोग हम ही को रिजेक्ट कर देते हैं कि आप ये कहाँ से लाए, हमारे टीचर ने तो अलग तरीके से बताया था। तो हमारे टीचर को नहीं पता तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तभी तो वो यहाँ है टीचर, नहीं तो अमेरिका में नहीं होते, या कोई दिल्ली में या बड़े स्कूल में होते किसी, यहाँ है ही क्यों? इसीलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो कुछ समझ में आ रहा है, अलग तरीके से करना है। अब नोट्स लिया है, अच्छी बात है, किताब खरीद ली, अच्छी बात है, कोचिंग भी आ गए आप, अच्छी बात है। अब आपको अलग तरीके से काम करना, दिमाग को अलग तरीके से चलाना। तो वो कैसा तरीका होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए, अप्लाइड तरीका होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार एक्सपीरियंस सुनाता रहता हूँ नौकरी के और बहुत सारे सर्विस, क्योंकि आप उस सर्विस में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका तरीका होना चाहिए, सर्विस के हिसाब से। बैंकिंग का अगर आप नौकरी कर रहे हो तो दिन भर आपके दिमाग में कैशियर या मैनेजर तो नोट, ये लोन देना, लोन लेना, ये फलाना, तो बैंक का दिमाग में घूम रहा होता। टीचिंग की तैयारी कर रहे होते, आप टीचर बनने की तो रहता है, बच्चों को पढ़ाना मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है, छोटे बच्चे हैं। कॉलेज के प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते तो आपको चुनौतियां कॉलेज की दिखती और उसी हिसाब से आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। चूंकि अभी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, पब्लिक के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा कि पब्लिक को कौन कौन सी दिक्कत आती है।
तो ये है आईटी का कोर्स, आईटी का सिलेबस क्यों रखते हैं आपके साथ? ना क्यों रखते हैं? क्योंकि तमाम जगह पर अब आईटी की जरूरत पड़ती है। प्रशासन में आप जाते हो तो अलग अलग जगहों पर ऑनलाइन शिकायत होती है। अगर आप खुद पासवर्ड नहीं डाल सकते और खुद यूजर नेम नहीं बना सकते तो आप क्लर्क को बोलोगे तो फिर घर जाकर के गड़बड़ कर देगा। अगर उसको तो याद रह जाएगा ना पासवर्ड यूजर नेम, तो घर पर खोल लेगा और आपका कबाड़ा कर देगा। तो कम से कम जो अधिकारी बन रहा है वो यूजर नेम बना ले, अपना पासवर्ड बना ले, अपना अकाउंट खोल ले, मेल चेक कर ले। आज जो कुछ ऊपर जवाब देने वो खुद दे दे टाइप करके, तो इतना कंप्यूटर को आना चाहिए। फिर मेल जो है उसने आया और इसमें आया और बल्क में आया तो स्पैम में चला गया, तो स्पैम में कोई ना आना चाहिए आपको। स्पैमिंग क्या होती है यही तो सब पूछता है वो, इसलिए तो पूछ रहा था वो ये सब चीज़ सवाल, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर आप लोग ये कर रहे हो हमने कोई कंप्यूटर साइंस थोड़ी करना है या कंप्यूटर साइंस में पढ़ाना थोड़ी है या आईटी में थोड़ी जाना है। अब हम तो प्रशासन में आ रहे हैं तो सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पूरी जिंदगी एथिक्स की जरूरत पड़ेगी तो एथिक्स का पेपर है दोनों जगह आप देखो। तो बेसिक लेवल से तैयारी शुरू करो और जो बताया जा रहा है आपको वहां करते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलग से कोई चमत्कार नहीं होगा, अलग से ज्वाइन भी कर लोगे तो करना ही पड़ेगा। बस ये कि फालतू परेशान हो गए, अलग से कुछ नहीं होगा इसी से। अब फिर भी कोई बहुत जल्दी कुछ करना चाहते तो डेली का रूटीन बना लो कि आज मैं 14 घंटे का लक्ष्य बनाता हूं, बीमार नहीं होगा। बीमार हो गए 3 दिन नहीं पढ़ पाया तो फिर 14 घंटे बेकार है, तो फिर 12 घंटे रखो। आप तो अपना एग्जर्शन का लेवल चेक करो, 8 घंटा पढ़ के देखो, बुखार नहीं आता तो 9 घंटा पढ़ के देखो, नींद ठीक निकालो, 6 घंटा 7 घंटा नींद निकालो, 9 घंटा पढ़ के देखो। फिर भी बुखार नहीं आता है, हेल्थ ठीक रहती है, दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है तो 10 घंटा पढ़ के देखो, फिर 11, फिर 12, ऐसे 14 तक लेगा, 14 तक लेगा। 12 पे जाकर के बुखार आने लगता है, शरीर दूसरे दिन फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, तो फिर 12 ही ठीक है, अंदर ही ठीक है, 11 भी ठीक है। तो अपनी क्षमता चेक करो फिर, और फिर ड्राई फ्रूट खाओ या फिर दूध पियो या ऐसी प्रकार की कोई हेल्थ की जो मल्टीविटामिन खा करके और देखो कि बुखार रुकता है क्या, तो फिर 12 घंटे ले जाओ। तो शरीर को भी साथ साथ तैयार करो, तो ले जाओ क्षमता तक पूरा। टाइम का रिसोर्स 24 घंटे का उसका पूरा उपयोग करो। रिसोर्स दोनों तरह के, नेचुरल भी और फिजिकल भी, आर्टिफिशियल वाले भी। आप किताबें लेके आए, ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कृत्रिम वाले आपने तैयार किया। नेचुरल रिसोर्सेज तो 24 घंटे है और आपकी बॉडी ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो बॉडी को भी तैयार करना, समय को भी तैयार करना। टाइम भी एक रिसोर्स है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट करना आना चाहिए। शरीर का मैनेजमेंट भी और समय का प्रबंधन और शरीर प्रबंधन। तो समय प्रबंधन शरीर प्रबंधन दोनों हो जाएगा तो फिर आर्टिफिशियल रिसोर्स भी यूज होने लग जाएंगे। ऐसा करके रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके 4-5 कारण हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है, समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज की कमी है। और पहले भी मैंने बताया था कि मेडिटेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन नहीं लग रहा है तो या तो आपने कहीं 2 पंगे होते हैं लड़कों में लड़कियों में, यंग एज में, या तो कर्जा किया हुआ होता है या लड़का लड़की का चक्कर होता है। बस वो 2 जगह पे जाकर के पंगा हो जाता है, उसको हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने 2 लाख रुपए का कर्जा कर दिया तो हम तो चुका नहीं सकते फिर। तो बहुत सारे लोग कर्जा कर लेते हैं और घर पे बताते नहीं है, फिर वो ऊपर से फोन आते रहते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे में भी सिलेक्शन नहीं होना। तो एक तो सारा कर्जा वर्जा साफ करके और मन लगाने वाली स्थिति में लेके आओ। तो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो मैसेज नहीं आ रहा है इसलिए परेशान आता है, उसका हम क्या करें। और उसको तो नहीं बोल सकते उसको मैसेज करो तो आपका तो मन ही नहीं लग रहा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो 2 पंगे ऐसे हैं जिसका मदद हम नहीं कर पाएंगे।
तो ये आपके खुद के क्रिएट किए हैं, अपना पाला हुआ तोता है उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा अनुभव है पिछले 25 सालों का युवाओं के साथ रहने का। बहुत सारे लोगों की एग्जाम बिगड़ी, एक से हीरे जैसे बच्चे, लड़कियां लड़के जो बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, खत्म कर दिया, कहीं के नहीं रहे। अभी कोई टीचर है, कोई पटवारी है, फेसबुक पे फोटो आता है 11 साल की बच्ची हो गई, 12 साल की, अब उसका बर्थडे मना रही है वो लड़की जो IAS होती है। अब पता करते हैं आजकल क्या कर रही हो, कभी कभी फोन आता है हमारे बर्थडे पे आता है सर, और हमारी बच्ची को दलने का सोच रहे हैं हम और उनके बच्चे यानी कि जो पहले हमारे यहाँ पढ़ते थे अब उनके बच्चों के प्लान आने लगे। आ रहा है अभी हमारा मेरे पास कम से कम 10 बच्चे पढ़ते हैं अभी, जिनके पिताजी को भी पढ़ाया 25 साल पहले, तो जिनके माता पिता को पढ़ा चुके अब उनके बच्चे आने लगे, कॉलेज में आ गए उनके बच्चे, कोई फर्स्ट ईयर में आ गया, कोई फाइनल में। तो उनका क्यों नहीं हुआ, उसका कारण ये था तब उनके बच्चों को कहते हैं तुम मत पाल लेना ये वाला तुम्हारे पिताजी वाला तोता तो वो जो है पता चल जाता है, तो इतना अनुभव के बाद में समझ में आ जाता है। कुछ लोग तो मर भी गए, जिंदगी पूरी हो गई, मतलब किसी काम धंधे को शुरू भी किया, रिलायंस वगैरह में कहीं लगे थे और डेथ भी हो गई। और जिस लड़की से हमारे यहाँ पे जो लड़की आती थी उससे शादी की वो विधवा भी हो गई, ऐसी ऐसी स्थितियां भी हो गई। तो इसलिए बोलने में आता है कि कुछ नहीं रखा है इन सब चीजें, फालतू बात है। कर्जा भी घर वालों को नहीं बता रखा तो बता देते कि एक बार पिटाई खा लो तो उसको साफ करो, बराबर करो, बात पड़ जाएगी, पिटाई हो जाए, अपने लोग पीटते हैं, क्या दिक्कत है। आजकल तो पिटाई बहुत कम ही होती है, तो उसको सब खत्म करो, दिमाग में टेंशन मत रखो, पढ़ नहीं पाओगे नहीं तो 2 वाले पढ़ गए होते हैं बस, बाकी तो आदमी सब फोड़ फाड़ देता है, कोई परवाह नहीं करता। फूफा जी को परेशान कर रहे थे, उनको बोला फूफा अपने घर पे ही रहना आज के बाद इधर घुसना मत, ठीक है। ऐसे तो बच्चे बोल होगा आजकल के, रिश्तेदारों के से तो पंगे ले लेते हैं, और पंगा कि फूफा से अगर 2 लाख लिए तो फिर क्या तो रोज फिर क्यों उसके तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना, फिर तो उसी की बात मान लो। मुझे लगता है ये वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए। इसके अलावा तीसरी कोई आकाश पाताल से कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। पढ़ने लिखने वालों की मुश्किल से 3-4 प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा कोई अदृश्य जगत की कोई समस्या नहीं। फिर भी कोई कहता है कि रात को मेरे खिड़की में वो दिखते हैं ऐसा कुछ, तो वो तो पागल है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता ऐसा आदमी को बनना भी नहीं चाहिए, ठीक है उसका कुछ लेना देना नहीं, वो खिसक गया, ठीक है। वहां तो बहुत आदमी चाहिए ना, पोस्टमार्टम रूम में ड्यूटी लग गई तो फिर अब्बर दिखेगा कटा पीटा आदमी, ऐसे थोड़ी होता। तो इस कमजोर दिल वाले इस तरफ ना, इस परीक्षा की तैयारी करना है तो मजबूत दिल रखा, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं होता। मुझे लगता है क्लियर हो गया, ठीक है। अब होमवर्क करना, कल निबंध दिया था, ठीक है, आज होमवर्क कर लो, आज मेडिवल खत्म करो, इस्लाम का उदय वाला होमवर्क लिखो, इस्लाम मोहम्मद साहब की जीवनी लिखो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिन्हें मोहम्मद साहब कहते हैं, इस्लाम के संस्थापक, उनकी जीवनी लिखो पूरी, इग्नू से निकालो इसको, विज्ञान कोश से। साउथ के तीनों में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, चोल, चेर और पांड्य, नहीं चोल, पल्लव और पांड्य, चेर भी बोलते हैं पल्लव, चोल, पल्लव और पांड्य। इसका साउंड बढ़ा दिया है या खिड़कियां ज्यादा, साउंड बढ़ा दिया शायद इन दिनों, नहीं उनको फिर बता देना उनको। तो चोल, पल्लव और पांड्य,
ठीक है, साउथ की डायनेस्टी है। तो इन तीनों के बारे में पढ़ो, क्योंकि 600 से 800 ईस्वी तक का जो भारत है, तो क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट वीक जो तैयार करेंगे वो मेडिवल से शुरू करेंगे और कल्चर से भी, मेडिवल का भी साथ साथ चलेगा, कल्चर भी, और 50-50 भी कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा पॉलिटी भी साथ साथ शुरू करें, क्योंकि पॉलिटी को ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है। तो हम 2-3 चीज़ें कोशिश करेंगे कि साथ साथ करें, ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी थोड़ी सी। तो कल्चर भी चलाएंगे, मेडिवल भी चलाएंगे, और पॉलिटी भी चलाएंगे, और करंट अफेयर्स भी चलाएंगे। तो 4 चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स में भी होमवर्क आप लोग करते जाना। भारत में ऊर्जा संकट, करंट अफेयर्स के हिसाब से एनर्जी क्राइसिस, इंडस्ट्री 4.0 इन इंडिया, इंडस्ट्री 4.0 इन इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कल आपको बताया था, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार, भारत यूरोपियन यूनियन संबंध, भारत यूरोपियन यूनियन संबंध, इंडो ईयू रिलेशंस, इंडो ईयू रिलेशंस, भारत श्रीलंका संबंध, इंडो श्रीलंका रिलेशंस, एक होमवर्क आप लिस्ट बनाइए नए नेशनल हाईवेज के बारे में, जितने भी नए नेशनल हाईवेज बने, नए नंबर आ गए, अब नंबर भी बदल दिए हैं, और बहुत सारे जो लोकल हाईवेज थे उनको उसमें मर्ज कर दिया, तो ऐसा करके नए नेशनल हाईवे बना दिए उन्होंने। तो नया नंबर क्या है, पुराना नंबर क्या था, ये भी याद रखना है। तो मर्ज करके अब वो कितना किलोमीटर हो गया है, उसमें कौन कौन से मर्ज हुआ है, तो ये इसका एक टेबल बनाना है इंडिया का। तो बहुत बड़ा काम है, और ये क्रांति भी है, बहुत बड़ी क्रांति है। तो ये जो सरकार है पिछले 8 सालों से हाईवे बनाने में लगी हुई है। इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम छोड़ा था वो थोड़ा धीमा हो गया था, तो इस सरकार ने बनाया है उसको। पिछले 8 सालों में जबरदस्त हाईवे, टनल्स और इनका काम हुआ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ये काम होता है, ये इसका फायदा सभी को मिलता है। कल भी उद्घाटन बुंदेलखंड में हुआ था, आपने देखा। तो अगर हम देखें तो क्वालिटी के मामले में भी और क्वांटिटी के मामले में चीजें बदली है, तो काफी काम हुआ। तो ये इसको न्यू लिबरलिज्म का पार्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 20 साल लेट हैं दूसरे देशों से। तो अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसलिए अगर इसको कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी चीज़ है, पहले कर लेना था, बल्कि 20 साल पहले हो जाना था। कई देशों में 2020 में हो गया, 2000 में हो गया। हम लोग 2022, 23, शायद 25 तक कर पाएंगे, कुछ चीज़ें तो हम 2030 तक कर पाएंगे, तो 30 साल लेट हैं। तो इसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत आई। अभी तो ग्लोबल ऑर्डर बदला हुआ सा है कोरोना की वजह से, यूक्रेन की वजह से, नहीं तो हमको एकदम एफडीआई में और एपीआई में बहुत फायदा होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बहुत फायदा होता है। इसका फायदा एकदम से मिलेगा। और ये है कि 2-3 साल में हालात सुधर जाने चाहिए, यूक्रेन वाले और कोरोना वाले और सब। और 2-3 साल तक नहीं सुधरे तो फिर ये खराब होने लग जाएंगे, तो हम बना नहीं पाएंगे उसको। बहुत बड़ा बनाया है, बहुत बड़ा। पूरे देश में जो आप हाईवेज का जाल देखोगे, और बहुत ही बड़ा,
और बहुत मतलब जितनी तारीफ की जाए इस मामले में उतना कम है। लेकिन मैंने बताया ना दूसरी चीजें, मानवाधिकार संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, उनमें दिक्कत आई है। लेकिन बढ़िया आदमी जो होता है वो उस टाइप से सोचता भी नहीं है वो इन्हीं चीजों से सोचता है, भावनाओं पर नहीं जाता। इसलिए आप देखोगे कि जो कॉमर्स वाले होते हैं, बढ़िया होते हैं, उनके बच्चे म्यूजिक में और उसमें बहुत ही कम होता है। मतलब वो सीधा IIT करते हैं या IIM में जाते हैं, ये डिग्री ली और ये भरतनाट्यम कर रहा है, ये दूसरे मिडिल क्लास के बच्चे करते रहते हैं मिडिल क्लास वालों के बच्चे गाने में भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, स्कूल कॉलेज के कंपटीशन में भी भाग लेते रहते हैं, ये करते रहते हैं, कोई तैर रहा है, कोई खिलाड़ी बन रहा है। इसलिए आप UPSC के उसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो जैन, अग्रवाल, बंसल, गोयल, ये सरनेम मिलते हैं। लाइन से देखोगे, लिस्ट देखो क्यों रहता है। बदियों के बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर होता है कि यहाँ जाकर के माल बनाना है, इससे IPS बनेंगे, IAS बनेंगे इससे ये पोस्ट मिले, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एथिक्स पेपर भी पूरी तरह से रख लेते हैं कि इसका यह लिखना है, उसका यह लिखना है, तभी बनाते हैं। उनका ये रहता है ना, वो क्रांति के चक्कर में नहीं रहते, कमियां फोड़ देंगे, भारत को बदल देंगे, गरीब आदमी उठा के वहां पहुंचा देंगे, नहीं। उनका रहता है कि पॉलिटिक के पेपर के हिसाब से वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी है और ये है, ऐसा उत्तर लिखने से DMU वाले नंबर देता है तो बोलता है गरीबों के पक्ष में चलाए जाने वाले कार्यक्रम की लिस्ट वगैरह सब पकड़ाते हैं। लेकिन साथ में निष्कर्ष में ये नहीं लिखते कि इससे गरीबों का इतना भला हो जाएगा। तो ये मिडिल क्लास वाला जो होता है वो बड़ा भावुक रहता है, वो पकड़ा जाता है, वो रिवोल्टी टाइप दिखता है, वो अपने आप बाहर हो जाता है। इंटरव्यू में भी ऐसी बात करने वाले बाहर हो जाता है, उसको बड़ा टेक्निकल तरीके से लिखना पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर होता है उसका और वो बन जाता है। बिल्कुल, मैं तो सब तरह के बच्चों को देखता हूँ और हम लोग दिल से चलते हैं, खास करके गायत्री परिवार में हमारे यहाँ तो बहुत भावुक वाला मामला है। तभी तो लोग जिंदगी दान में दे देते हैं भगवान को। RSS में भी बहुत सारा भावुक वाला रहता है, BJP में भी बहुत सारे भावुक लोग हैं। लेकिन बढ़िया आदमी जब घुसता है RSS में या इसमें तो वो देखता है कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, अच्छा उधर तुरंत BJP उसको बढ़िया का कोई पार्टी नहीं है, बढ़िया तो अपना प्रॉफिट देखता है, उसको विपक्ष में रहने से कोई फायदा ही नहीं है ना। विपक्ष में रहने से बढ़िया को कोई फायदा नहीं, उसको तो गाड़ी छुड़वानी है तो फोन लगेगा उसका, वो सब सत्ता में रहते हुए संभव है। तो सत्ता में रहने वालों के साथ होता है। अभी कांग्रेस की सरकार आई थी बीच में तो बहुत सारे इधर आ गए थे कमलनाथ की तरफ, अब वापस गए तो वापस इधर हो गए। तो उनका कोई ऐसा कोई निष्ठा विष्ठा कुछ नहीं होती है, पार्टी में निष्ठा या इसमें या हर जगह प्रॉफिट। तो सिविल सर्विसेज में ये टॉप 100 में आपको 50 लोग मिल जाएंगे, ऐसे एक ही सब जैसे सरनेम वाले एक जैसे लोग क्यों मिलते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है, माल बनाना अब माल बनाने के लिए अगर एथिक्स में लिखना पड़े तो ईमानदारी के बारे में, सत्यनिष्ठा के बारे में तो लिख देंगे, तो उसे बार पढ़ के और उसमें से देख के इसमें से देख के सत्यनिष्ठा के बारे में कैसे लिखता है वो लिख देता है। सत्यनिष्ठा न तो सत्य है ना निष्ठा है, दोनों ही नहीं है लेकिन लिख बढ़िया देता है, उसको मालूम है ऐसा लिखना पड़ता है, उससे नंबर आते हैं। ठीक है, तो या तो वैसे बन जाओ, पर हम नहीं चाहते कि वैसे बनो, हम चाहते हैं कि अंदर से भी सत्यनिष्ठ बनो। ठीक है, क्योंकि स्थान ऐसा है कि यहाँ अपेक्षा की जा रही है आपसे, तो वो रहता है, तो वैसा परफेक्शन भी ला सकते हो, वो प्रोफेशनलिज्म। सिनेमा में कई लोग किसी किरदार को करते थे, उसके बाद खो जाते थे, अगली फिल्म करने लायक भी नहीं बनते। अमिताभ बच्चन वाला होता है तो वो झुग्गी वाले का किरदार भी कर लेता है, अभी वो झुंड वाला भी कर लिया, उधर वाला भी कर लिया, उधर वाला भी कर लिया, पैसा भी करता है और वापस शाम को वैसे ही हो जाता है। और कई तो पगला घूमते हैं, मैंने ये किरदार किया, मेरे दिमाग में छा गया है, एक लोचा हो गया, फलाना हो गया, वो पगला तो हो जाता है बल्कि अमिताभ बच्चन जो होता है वो प्रोफेशनल एक्टर है, उसको आप भिखारी बनाओ तो भिखारी बन जाएगा, राजा बनाओ तो राजा बन जाएगा, एक्टिंग करेगा और शाम को अपने घर में जैसे रहना है वैसे रहेगा, वो प्रोफेशनल एक्टर है। ठीक है, उस किरदार में घुसते नहीं है, तो बहुत सारे घुस जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो प्रोफेशनल वाला होगा, हमने देखा दोनों तरह के IPS देखे, IAS देखे, उसकी चम्मच चलते हुए तो खाता रहता, तो उसका पोस्टमार्टम कराओ ना और फिर भेजो। अरे तो 3 लाश है तो मैं क्या करूँ भैया, तीनों का कराओ। ठीक है, उसके घर वाले नहीं कराने दे रहे, मतलब कोई कोर वो रोक ही नहीं रहा उसका,
ये नहीं। और दूसरा जो होता है मिडिल क्लास वाला जो भाई उसमें अच्छा 3 मर गए उसमें डूब जाता है उसमें डूब जाता है। और उसमें वो सोचता है कि मतलब आता हूँ उसकी पत्नी को भी नहीं खाना देता। तुमको पता, तुम यार कमाल है 3 लोग मर गए यार और तुमको खाने की पड़ी है। वो रुआसा हो जाता है। अब उसके घर वालों का, उसकी पत्नी ने क्या किया होगा, उसके बच्चे का क्या, उसके बच्चे को 2 साल का ही है, उसको तो पता भी नहीं उसके पिताजी नहीं है। अब हमने दोनों तरह की फैमिली के साथ खाना खाया। तो ये प्रोफेशनल वालों के साथ जब हम बैठे रहते हैं तो हमको लगता है यार ये कैसा आदमी है कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो सिविल सर्विसेज में दोनों तरह के लोग सिलेक्ट होते हैं, दोनों को अपना अपना आंसर पता है। एक को डूब करके पता है कि वो जरूरी है जिंदगी के लिए ईमानदारी और ये और यूँ, मैं इससे बंधा रहूंगा और मैं इसको लिखूंगा। तो गांधी के फैन होकर के भी गांधी की तारीफ किया, कोई भी यूपीएससी में तो लिखे जाएंगे कि नाथुराम गोडसे ने बहुत अच्छा किया। यूपीएससी में कौन लिख के आता है? तो महात्मा बापू की हत्या जो है निसंदेह एक ऐसा कृत्य था जो हिंसक था और इसका निंदापूर्ण कृत्य है। लेकिन चाहे अंदर से गुदगुदा रहा हो काफी यार ये तो मतलब कमाल ही कर दिया था उसने वो नहीं होता तो मैं कर देता, ऐसे ऐसे भी गुदगुदाहट होती बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी वैसे लिख रहे होते तो उसको भी नंबर मिलते एक गांधी जी के प्रति जिसकी वाकई में श्रद्धा होती है उसको भी नंबर मिलता है। तो फिर दोनों वहां जाके क्या कर रहे होते हैं मैंने बता दिया। उसके लिए वहां वो नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीएम, जैसे सीएम का फोन आ गया, सर क्या बताएं सर 3 लोग मर गए सर, नाटक वाली शुरू हो जाएगी उसको मालूम नहीं कि कहाँ क्या करना है, किसको क्या बोलना है, पक्का पता है उसको, पक्का। जैसे मैंने बताया बनिया का बच्चा जो है पिताजी 200 में शर्ट लाया 2000 में बेचना, तो बोले अरे अंकल जी क्या करें सर, मैं इसकी खरीदारी 1800 की है, अब वो 100-200 तो उसमें 2000 रुपये में आप 1900 दे देना, 1850। उसको अंदर से गुदगुदा रहा, उसको मालूम है 200 रुपये का तो उसको उसका कंफर्म होता है। ऐसे बच्चे एथिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं क्योंकि उनको बहुत एक्स्ट्रा ड्रामा करना आता है, बेचना आता है उसको। वहाँ वो शर्ट भी दिया उसने 200 रुपये वाला 1800 या 1850 में, तो फिर भी जाते जाते बोला आप ठीक है सर आपसे कुछ नहीं कमाया आज चलो, तो तमाम तरह के ड्रामा कर देगा तो वहाँ वही करता है कोर्ट पेपर में, तभी तो लिस्ट में सबसे ज्यादा है ये लोग। अब समझ में आया क्यों है? मैं दोनों तरीके बता दिया, आपके ऊपर है आप कैसे बनना चाहते हैं ठीक है। ये इतने साल का अनुभव से ये चीज निकल करके आती, सामान्य लोग तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि क्या झंझट है। ये है सिलेबस आपका, इस पर कमांड करो, कैसे भी करो, है ना। गायत्री शक्तिपीठ से निकले हुए बताए जाओगे ना चलो शांति पाठ।